हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जिसका नाम है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम ग्राफ्स, टाइम सीरीज़ ग्राफ्स। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने ग्राफ के बारे में सारी जानकारी ले ली है, अच्छे से कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। साथ ही साथ हमको 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में दोनों तरीके में ही, यानी कि दोनों केसेस में ही कैसे कैसे ग्राफ्स को ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई भी ग्राफ को बनाने के, या फिर आप कह लो ग्राफिक प्रेजेंटेशन या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो बेसिकली हम अभी पढ़ रहे हैं 2-3 चैप्टर से, इनके क्या क्या जनरल रूल्स होते हैं। अगर आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन करना है, तो क्या उसके रूल्स हैं। फिर बाद में हम समझेंगे कि ये जो हम कर रहे हैं काम, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ग्राफिक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देन वी विल कवर द लिमिटेशंस, कि देखो हर किसी के अगर फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है ना, कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उसकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल रूल्स से, कि क्या क्या रूल्स हैं जो हमको दिमाग में रखने हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ या फिर प्रेजेंटिंग अ डेटा थ्रू ग्राफ और डायग्राम। ठीक, तो पहला आता है, सबसे पहला बेसिक आपका प्रॉपर साइज़। जब भी आप कोई ग्राफ बना रहे हो, अगर आपका ग्राफ का साइज़ है ये, ठीक है, ये ग्राफ पेपर है आपका, और मान लो ये इतना बड़ा ग्राफ पेपर है, आप इतना सा ग्राफ बना दो तो वो बेकार लगेगा ना। या फिर इतना बड़ा ग्राफ पेपर है, आप इसको बिल्कुल इतना भर भरा के ऐसे ग्राफ बना दो कोई सा कुछ भी, तो वो भी बेकार लगेगा। तो यानी कि आपका जो ग्राफ बनाओगे ना, प्रॉपर साइज़ होना चाहिए उसका, तब उसी तरीके से आप ग्राफ बनाओ, वो आपका थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर हेडिंग। कोई भी ग्राफ बना, उस पर प्रॉपर हेडिंग डालो, ये दिखाने के लिए कि वो ग्राफ किस बारे में है। जैसे कि आपका इम्पोर्ट ऑफ स्टील इन 2016-17 या फिर इन रिसेंट 5 ईयर्स। तो जो भी है आपकी बेसिक सी हेडिंग डाल दो, जो कि अपने आप में इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, और वो पूरी जानकारी आपको इतने से 4-5 शब्दों में दे दे। इस तरह की आपकी हेडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्केल। स्केल प्रॉपर होना चाहिए। मैंने बताया था यहाँ पे जो हम स्केलिंग करते हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर, वो बराबर होनी चाहिए। मेजर करके करना है, अंदाज़ा नहीं लगाना है खुद से कि यहाँ टिक लगा दिया, आगे 2 सेंटीमीटर बाद लगा दिया, उसके बाद 3 सेंटीमीटर बाद, उसके बाद 1 सेंटीमीटर बाद। तो अंदाज़ा नहीं लगाना है, स्केल से प्रॉपरली मेजर करो। साथ ही साथ अगर मैंने बताया था ना वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जो आप वो लेते हो, स्केल लेते हो, तो अगर उनकी डिजिट्स के बीच में, यानी कि ओरिजिन और यहाँ पे जो पहली डिजिट है उसके बीच में अगर ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके का कट या फिर ऐसे किंक लगा दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ साइंस एंड कलर्स ओनली। आपको क्या करना है, ग्राफ पे कभी भी जब आप ग्राफ बनाते हो तो उस पर आपको कुछ लिखना नहीं होता है। ठीक है, कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ग्राफ पेपर पे नहीं लिखना है, ग्राफ जो आपने बनाया उसके बीच में नहीं लिखना है आपको। उस टाइम पे सिर्फ साइन का और कलर्स का यूज़ करना है। ठीक है, अलग अलग कलर्स यूज़ करो प्रेजेंट करने के लिए। फिर साइड में हम बॉक्स बना के लिख देते हैं ना कि ये वाली जो कलर की लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आपने मैप देखा होगा, मैप में अगर आप किसी रिवर का मैप देखो या फिर किसी भी चीज़ का, इंटरनेशनल बॉर्डर्स का, तो आप देखोगे अलग अलग लाइन्स होती हैं। एक पर अच्छी वाली लाइन है, एक डॉटेड वाली लाइन है, अलग अलग तरह की। फिर साइड में बॉक्स बना होता है कि ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे, पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर है ड्राइंग द बॉर्डर। ऑफ कोर्स आपको जब ग्राफ बनाओ तो साइड में एक बोल्ड सा बॉर्डर बनाना है, जिससे कि आपका ग्राफ एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, चमकता हुआ लगे। नेक्स्ट है सिंपल। आपका जो ग्राफ है एकदम सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, उसमें चांद सितारे नहीं लगाने। जो लोग कर देते हैं ना, प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, एकदम उसको चमका देते हैं स्पार्कल पेन से, ग्लिटर लगा के, ये वो। इसको बिल्कुल सिंपल रखना होता है हमको, क्योंकि ये एक फॉर्मल आपका वे है प्रेजेंटेशन का। तो इसमें ये सारी चमक धमक नहीं चलेगी कि अलग अलग तरह के स्केच पेन्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिए, उसको रंग बिरंगा ही बना दिया। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा कलर्स भी यूज़ नहीं करने, बिल्कुल मिनिमल भी नहीं रखना है। नेक्स्ट है आपका लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। जब भी आप ग्राफ बनाते हो, कोई भी इनफैक्ट डायग्राम बनाते हो सॉरी, तो आपको क्या याद रखना है, जैसे ये एक ग्राफ है आपका,
एक्सेस बना ली। तो आप जब भी जैसे बार्स बना रहे हो, मतलब डायग्राम की अगर हम बात करें तो आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है और ऐसे टॉप टू बॉटम जाना है। बॉटम टू टॉप नहीं चलेगा, राइट टू लेफ़्ट नहीं चलेगा, सीधा साधा चलेगा लेफ़्ट से राइट, जैसे हम लिखते हैं टॉप टू बॉटम, जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा। फिर है स्टेटमेंट ऑफ डेटा। जो भी आपका डेटा है, यानी कि जो मैंने अभी बार्स बनाए हैं जैसे, तो ये बार्स किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टेटमेंट भी उसमें लिखा होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइस का प्रोडक्शन इतना इतना है, और साथ में मैंने यहाँ पे जो वाई एक्सेस पर डिजिट्स ली हैं वो मैंने ली हैं 5, 10, 20, 30। अब 5, 10, 20, 30 क्या है, 5 किलो 10 किलो तो होगा नहीं, तो आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पूरा, जिसमें लिखोगे आप टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इन दिस ईयर इन 1000 क्विंटल्स, इन 1000 टन्स, ऐसे करके पूरा एक स्टेटमेंट दोगे जो आपको आपके डेटा को, यानी कि जो आपके डायग्राम जो बेसिकली बना रहे हो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और लास्ट आता है आपका अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, कि आप जिस भी तरीके से बना रहे हो, ये जो मैंने सारी अभी तक चीज़ें बताई ना 1 to 9, जब आप ये सारे काम करोगे उसके बाद आपका जो ग्राफ है या फिर जो आपका डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, इफ़ेक्टिव लगना चाहिए। मतलब एक बार में देख के इंसान को ना तसल्ली हो जाए, उसको ऐसा नहीं लगे कि यार इसने बहुत हौच पौच कर दिया, उसी में सब कुछ भर दिया है, नहीं। और ना ही उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक बार में देख के समझ भी जाए और उसकी आंखें ज़्यादा चकाचौंध ना हो जाए इतना ज़्यादा सामान देख करके। तो सिंपल, अट्रैक्टिव येट इफ़ेक्टिव होना चाहिए आपका डायग्राम या फिर आपका ग्राफ। तो ये तो होते हैं कुछ जनरल रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल प्रेजेंटिंग योर डेटा थ्रू डायग्राम्स और थ्रू ग्राफ्स, ठीक है। अब बात आती है कि इसके मेरिट्स क्या हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होते ही हैं, तो भाई मेरिट्स क्या क्या होंगे अगर हम ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, यानी कि सबसे पहला मेरिट आता है आपका सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन। इसको मुझे समझाने की आगे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक मैं ये पूरा पन्ना भर के दे दूँ, ये एक बोर्ड पूरा भर दूँ एक डेटा से, और उसकी जगह या फिर मैं आपको एक अच्छा सा ग्राफ बना के दे दूँ बार डायग्राम के थ्रू, या फिर लीनियर आपका जो होता है सिंपल सा ग्राफ वो बना के दे दूँ, तो आपको किससे अच्छे से समझ आएगा। ऑफ कोर्स डायग्राम और ग्राफ के थ्रू आपको लिखा हुआ जो टेक्सचुअल है वो तो समझ आएगा नहीं इतना, उसको आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल मेथड है आपके डेटा को प्रेजेंट करने का, साथ ही साथ सेल्फ अंडरस्टैंडेबल होता है, देख के आसानी से कोई भी समझ जाएगा। नेक्स्ट आता है लास्टिंग इम्पैक्ट। कोई भी डायग्राम देख लो आप, कोई भी डायग्राम का क्या होता है, एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, वो दिमाग में रहता है, इंसान भूलता नहीं है। अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका मैं एक फ्लो चार्ट टाइप बना दूँ कि ये है, फिर इसके 2 पार्ट हैं, फिर इसके 2 पार्ट हैं, ऐसे करके, तो वो एक जो फ्लो चार्ट काइंड ऑफ होता है ना डायग्राम, वो दिमाग में रहता है हमेशा। तो डायग्राम वाली जो चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, आपके ग्राफ्स होते हैं, ये हमेशा दिमाग पे रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, और इनका लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, बहुत टाइम तक रहते हैं, हम जल्दी नहीं भूलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आप ग्राफ बना रहे हो, अगर आप डायग्राम बना रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ये कोई हर कोई बना सकता है, तो इसमें कोई ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज योर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अभी मैंने बताया कि आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव, तो वही इसका फ़ायदा है कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है और इफेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट इज़ अ क्विक कंपैरेटिव ग्लांस। आप क्या कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू क्विकली कंपैरिजन कर सकते हो। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक्स्ट लिख के दे दूँ, डेटा लिख के दे दूँ, तो आप पूरा पढ़ लोगे एक बार को, पर कंपैरिजन इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, या फिर शायद नहीं भी कर पाओ। पर यहाँ पे क्या होता है, आपको डायग्राम में दिखा हुआ है, आप बार्स देख करके, या फिर जो आपका जैसे हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, या फिर कोई भी सिंपल सा ग्राफ है, उसको देख करके आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अच्छा इस ईयर में प्रोडक्शन सबसे कम था, इस ईयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ग्राफ के थ्रू क्विकली एक ग्लांस में, एक झलक में देख के कंपेयर कर सकते हो, तो इसमें कंपैरिजन बहुत क्विकली हो सकता है और इजीली हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। ये इन्फॉर्मेटिव तो होता ही है, अच्छी खासी हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर साथ ही साथ ये एंटरटेनिंग भी है। अब एंटरटेनिंग का मतलब क्या है, ऐसा नहीं इसमें मूवीज़ चलती हैं, पर इसमें ये है कि
फ़ोटोज़ जब होते हैं हमारे सामने, जब हमारे पास डायग्राम्स होते हैं तो हमको ईज़िली समझ आती हैं चीज़ें, हमें वो एंटरटेनिंग लगती हैं। अगर आपकी जो बुक्स आप जैसे बचपन में पढ़ते थे पोएम की या फिर कोई सी भी, उनमें बहुत सारी फ़ोटोज़ नहीं हुआ करती थी, भले ही उन फ़ोटोज़ का इतना कोई ख़ास रेलेवेंस नहीं हुआ करता था, फिर भी वो होती थी क्योंकि दिखने में किताब अच्छी लगे। खाली 4-5 लाइन ही लिख दोगे तो मन नहीं करता पढ़ने का। इसीलिए क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी है। नेक्स्ट इज़ लोकेशन ऑफ एवरेजेस। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कोई भी अगर ग्राफ है या फिर कोई डायग्राम है, उसके थ्रू अगर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हम एवरेज जो होते हैं ना हमारे मीन, मीडियन, मोड, उनको इजीली लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हम पता कर सकते हैं कि इस डेटा का, इस स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। और लास्ट है स्टडी ऑफ कोरिलेशन। हम कोरिलेशन भी पता कर सकते हैं। जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में हमने 2 वेरिएबल वाला ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, मान लो ये कोई ग्राफ है और ये कोई कर्व है और ये कर्व है, ये है इनकम का कर्व, ये है एक्सपेंडिचर का कर्व। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का कोरिलेशन क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिश्ता होगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी तो हमारे खर्चे भी तो ज़्यादा होंगे। तो ये इस तरह के जो कोरिलेशन होता है ना, ये आप ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हो, वरना आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के इतनी दिमाग में नहीं बैठेंगी और आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, याद भी नहीं रहती हैं। तो ये सारे कुछ फ़ायदे थे किसके, आपके यही ग्राफ्स के, डायग्राम्स के, ये सारे मेरिट्स होते हैं। अब क्योंकि इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशंस क्या हैं, सबसे पहली है कि इसका एक लिमिटेड यूज़ है। देखो, आप हर तरीके का हर तरीके के डेटा को ग्राफ के थ्रू या डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ स्पेसिफिक डेटा ही होता है। और जनरली हम कब यूज़ करते हैं ग्राफ और डायग्राम्स को, जब हमको कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हो, उनके बीच में हमें कंपैरिजन करना हो। जो इस तरीके का डेटा होता है ना, उसको हम जनरली ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। या फिर हमारे पास जब टाइम सीरीज़ डेटा होता है, जैसे 5 साल का कोई डेटा दिया हुआ है, 10 साल का कोई डेटा दिया हुआ है, उस तरीके का जो डेटा होता है जनरली हम उसे प्रेजेंट करते हैं। तो बाकी का जो, इन दोनों तरीके के अलावा जो बाकी का डेटा है वो हम जनरली यूज़ नहीं करते ग्राफ और डायग्राम में प्रेजेंट करने में। और यही इसका एक काइंड ऑफ डीमेरिट है या लिमिटेशन है कि इसका लिमिटेड यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिसयूज़। मिसयूज़ कैसे हो सकता है, आप सोचते हो ग्राफ और डायग्राम का भी मिसयूज़ हो सकता है, बिल्कुल। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में या टीवी में भी, जैसे कोई एक कंपनी है, कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट अगर अपना एडवर्टीजमेंट करती है ना, तो वो बाकी जो कंपनीज़ हैं जैसे क्लोजअप है और वेद शक्ति है और बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट जो आते हैं, उनका और अपने जो सेल है उनका एक काइंड ऑफ ग्राफ दिखा देती है। फिर दिखाते हैं कि ओ, जैसे ये है, मान लो, ठीक है, ये है कोई सा टूथपेस्ट, ये है कोई टूथपेस्ट, ये है कोई टूथपेस्ट, ये है कोई टूथपेस्ट। तो अगर ये वाली कंपनी, ये वाले ग्राफ, ये वाले बार की कंपनी अपना ऐड कर रही है तो वो दिखाएगी मेरी सेल सबसे ज़्यादा है, हमारा जो टूथपेस्ट है वो सबसे ज़्यादा बिकता है या फिर सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है। तो इस तरीके के जो आप मिस यूज़ कर सकते हो ना, वो ग्राफिकल डेटा के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल डेटा का एक ये मिसयूज़ भी है जो ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट में ही होता है, जो आपको एडवर्टीज़मेंट्स में देखने को मिलता है। ये हो गया सेकंड इसका लिमिटेशन। थर्ड है लास्ट, ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। प्रिलिमिनरी कंक्लूजन से क्या मतलब है कि जब हम कोई डेटा मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, हमने कोई ग्राफ देखा तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको ग्राफ को देखकर कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं। उसके साथ में और भी एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं, और भी चीज़ें हैं जो उस डेटा को, उस ग्राफ को इम्पेक्ट कर रही हैं। तो हम सिर्फ ग्राफ को देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम सिर्फ उसका जो प्रिलिमिनरी कंक्लूजन है ना, ऊपर की चीज़ें है ना, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर उसका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आउटकम, फाइनल कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हम पता नहीं लगा सकते ईजीली। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन है इसीलिए क्योंकि देखो, अगर हम टेक्सचुअल देखें तो टेक्सचुअल में क्या होगा, हम एक टेक्स्ट को, एक पूरे डेटा को एक बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, फिर ठीक है हम उसका फाइनल रिजल्ट भी देख सकते हैं। पर
अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमें बस ग्राफ में ऊपर ऊपर की चीज़ें नज़र आ रही हैं और अंदर की क्या चीज़ें हैं वो हमको नहीं पता, तो ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है। तो और आज इसी के साथ आपका ख़त्म होता है ये टॉपिक और ये चैप्टर भी, जो कि है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज़ ग्राफ। सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो आप अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे पिंग कर सकते हो, आपको उसका यूज़र नेम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।